गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का BNSS की इस सीरीज में। ये जो हमारा पार्ट चल रहा था चैप्टर 6, जिसमें हमने दो पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने सम्मन पढ़ लिया है, जिसमें हमने गिरफ्तारी का वारंट पढ़ लिया है। आज हम प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, उद्घोषणा और कुर्की के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आज मैं आपको दो सेक्शन कवर करवाऊंगी। देखो, ये दोनों सेक्शन हमारे प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बड़े सेक्शन से ज्यादा सब सेक्शन इसमें दिए हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये पार्ट्स कवर करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसके सेक्शन और ये पार्ट हम पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था इस पार्ट को हम पार्ट 6 को या चैप्टर 6 को हम 4 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। देखो, मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए जितना ज्यादा हो सके मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। बाकी कभी टाइम थोड़ा होता है, कभी टाइम ज्यादा होता है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करो, थोड़ा मैं मैनेज करके चलती हूँ। तो आज हम प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप पहली बार इस BNSS की क्लास को देख रहे हो, तो इससे पहले वाले सारे सेक्शन लाइक सेक्शन 1 से लेके 83 तक, सेक्शन 1 से लेके 83 तक पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है एमडी लो क्लासेस के चैनल पे। सेक्शन 1 से लेके 358 BNS, यस एकदम करेक्ट सुन रहे हो, सेक्शन 1 से 358 पूरा BNS बेरेक्ट की एक एक लाइन जो हमारे जुडिशरी APO LLB के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने पढ़ाई है। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप फटाफट जाके उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और BNS आप घर पे बैठ के भी कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो, सेक्शन 84 ध्यान से सुनते जाना, यहां से इनके सबसेक्शन से भी क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। ये कहता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग का मतलब जो फरार व्यक्ति है, मतलब जो भागा हुआ व्यक्ति है, उसके बारे में बात कर रहा है। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उद्घोषणा। चाहे आप उद्घोषणा बोल दो चाहे घोषणा बोल दो, बात एक ही है। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन अपने मेंस के एग्जाम में वर्ड्स लिख रहे हो, देन तब आपको आपकी बेरेक्ट के लॉ के वर्ड्स ही लिखने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग शॉर्ट इसलिए बताती हूँ ताकि आपको वो वर्ड क्लियर हो जाए, क्योंकि लॉ के वर्ड्स थोड़े हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़े हार्ड हैं, तो इसलिए। तो प्रोक्लेमेशन का मतलब उद्घोषणा जारी करनी है, किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए जो फरार हुआ है, भागा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे? उद्घोषणा जारी करेंगे। अब ये उद्घोषणा हम जारी तब करते हैं जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई वारंट निकाला है और वो उस वारंट से बच रहा है, वो कोर्ट में नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं। अब जब प्रोक्लेमेशन जारी करते हैं, फिर भी वो कोर्ट में, जब उसको कोर्ट टाइम दे देते हैं कि इस टाइम के अंदर कोर्ट में आ जाओ, फिर भी नहीं आता, तो कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर कर देता है। फिर वो पुलिस को जहां भी दिखेगा वहां पुलिस उसे अरेस्ट करेगी और डायरेक्ट उसे कोर्ट में ले आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1। ध्यान से सुनते जाना। यदि किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने का कारण है, कोर्ट के पास विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वारंट जारी किया है वह भाग गया है, खुद को छुपा रहा है ताकि वारंट का एग्जीक्यूशन न किया जा सके, जिसके अगेंस्ट वारंट निकल चुका है, कोर्ट को ये दिख रहा है कि वो वारंट से खुद को बचा रहा है, इधर उधर छुप रहा है, पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है, तो ऐसा कोर्ट क्या करेगा? एक रिटन में उद्घोषणा जारी करेगा, रिटन में एक प्रोक्लेमेशन जारी करेगा। उसे ऐसे उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान पर और एक निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। देखो, जब किसी पर्सन के अगेंस्ट वारंट जारी किया हुआ है लेकिन वो पर्सन हाथ में नहीं आ रहा, भागने की कोशिश कर रहा है, खुद को छिपा रहा है, तो कोर्ट एक प्रोक्लेमेशन निकालता है जिसमें ये चीज लिखी होती है कि वो व्यक्ति, जो भी आप हो, XYZ जो भी उसका नाम है, आपके पास 30 दिन का टाइम है। जिस दिन से ये प्रोक्लेमेशन जारी की जा रही है उसके अगले 30 दिन तक आपको इस टाइम पे, इस जगह पे उपस्थित होना है। ये कोर्ट क्या करता है? एक लिखित में उद्घोषणा जारी करता है, रिटन में प्रोक्लेमेशन जारी करता है। If any court has reason to believe that any person against whom a warrant
has been issued by it has absconded or it concealing himself to, वो खुद को बचा रहा है, फरार हो गया है, that such warrant cannot be executed, और वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता. Such court में publish, कोर्ट पब्लिश करेगा क्या? एक रिटन में प्रोक्लेमेशन, लिखित में उद्घोषणा जारी करेगा, रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट ए स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक टाइम, कि वो आप स्पेसिफिक उस जगह पर उस समय पर आ जाओ, नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन, उस प्रोक्लेमेशन जारी होने की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर आप इस टाइम पे इस जगह पे हाजिर हो जाओ. उसके बाद देखो सबसे इसका फर्स्ट क्लोज कहता है कि उद्घोषणा इस प्रकार प्रकाशित की जाएगी कि उसे उस शहर या गांव के किसी विशिष्ट स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा जहां ऐसा व्यक्ति आमतौर पर रहता है. अब जो कोर्ट ने रिटन में प्रोक्लेमेशन जारी किया उसको पब्लिश कहां करेगा? तो इन्होंने कहा उस गांव के किसी एक सार्वजनिक रूप में, मतलब ऐसी जगह पर उसको चिपकाएगा जहां पे गांव के लोग उस जगह पर आते जाते हैं, उस जगह पे कोई भी नोटिस लगता है तो वो उसको देखते हैं कि इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड. तो जहां पर वो आम तौर पे जिस गांव में रहता है उस गांव का एरिया, वहां पे ऐसा पब्लिक प्लेस जहां पे वो उद्घोषणा को क्या कर देगा? पब्लिश कर देगा. दूसरी जगह कहां कर सकते हैं? उस घर पर या निवास के कुछ विशिष्ट भाग पर चिपकाया जाएगा जिसमें ऐसा व्यक्ति आमतौर पर रहता है, या ऐसे शहर या गांव के कुछ विशिष्ट स्थान पर लगाएगा. या तो उसके गांव के ऐसे पब्लिक प्लेस पे लगा देगा, या जहां पर जिस घर में वो रहता है उस घर का जो कॉन्स्पिशियस स्थान है, जैसे एग्जांपल कि अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगी होती है, आते जाते लोग देखते हैं किसका घर है, तो ऐसी जगह पर क्या करेगा? उस प्रोक्लेमेशन को चिपका दिया जाएगा. इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड in which such person ordinarily reside or to some conspicuous place of such town or village. तो उसके शहर का, उसके गांव में जहां पे वो रहता है, उसके घर के ऐसे स्थान पर हम क्या करेंगे? उस प्रोक्लेमेशन को चिपका देंगे. और थर्ड कहता है उसकी एक कॉपी कोर्ट हाउस मतलब न्याय सदन के कुछ विशिष्ट हिस्से पर चिपका दी जाएगी. अ कॉपी देयरऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस. तीसरी हम क्या करेंगे? उस कोर्ट के क्या करेंगे? एक सहज दृश्य स्थान पर. देखो सहज दृश्य स्थान मतलब होता है कि जहां पे कोर्ट के ऑलमोस्ट नोटिस लगते हैं, हर कोई कोर्ट के नोटिस को देखता है, तो उस ऐसे नोटिस वाली जगह पे क्या करेंगे? हम उसको चिपका देंगे. तो सबसेक्शन 1 में जो कोर्ट प्रोक्लेमेशन जारी करता है वो प्रोक्लेमेशन को कहां चिपकाएगा? जिस एरिया या जिस गांव में वो रहता है उस गांव के पब्लिक प्लेस पे लगाएगा. जिस गांव या शहर में वो रहता है उसके घर के ऐसे कॉन्स्पिशियस प्लेस पे लगाएगा, या उस एरिया के जो कोर्ट का ऐसा स्थान है, सहज दृश्य भाग है, उस जगह पर क्या कर दी जाएगी? उस प्रोक्लेमेशन को फिक्स कर दी जाएगी. देन बात करते हैं सेकंड पार्ट. न्यायालय यदि वह उचित समझे उद्घोषणा की एक कॉपी उस स्थान पर प्रसारित होने वाले, अंडरलाइन करो, दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने का डायरेक्शन भी दे सकता है जहां ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से रहता है. मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि उस जिस एरिया में वो व्यक्ति रहता है उस एरिया का एक लोकल न्यूज़पेपर होता है, उस लोकल न्यूज़पेपर में भी उसको पब्लिश करने का डायरेक्शन दे सकता है. द कोर्ट में ऑल्सो थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश इन अ डेली न्यूज़पेपर, जहां का उसका डेली जो न्यूज़पेपर होता है सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड, जहां पर वो रहता है उस एरिया के क्या कर सकते हैं? लोकल न्यूज़पेपर में भी हम चिपका सकते हैं. तो ये सारी चीजें हमें सबसेक्शन 1 में बताता है कि जब कोर्ट सबसेक्शन 1 में जो रिटन में प्रोक्लेमेशन जारी करता है कि 30 दिन के अंदर तेरे को इस टाइम पे इस जगह पे आना है, तो वो प्रोक्लेमेशन कहाँ कहाँ लगाई जा सकती है? जिस गांव में वो रहता है उस गांव के पब्लिक प्लेस पे लगाई जा सकती है, पब्लिक एरिया जहाँ पे लोग देखते हैं, जहाँ पे वो खुद रिजाइड करता है, उस घर के आसपास उसका जो सहज दृश्य स्थान है वहां पर, या कोर्ट के हाउस में, मतलब जब न्याय सदन होता है उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट पे जहाँ पे जो नोटिस लगते हैं वहां पर भी जारी की जा सकती है. और वहां का जो उस एरिया का जहाँ पे वो पर्सन रहता है डेली न्यूज़पेपर जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें भी क्या की जा सकती है? उसको पब्लिश करने का कोर्ट डायरेक्ट
डायरेक्शन दे सकता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहते हैं उद्घोषणा जारी करने वाले कोर्ट द्वारा, जिसने प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर किया उस कोर्ट द्वारा इस इंटेंशन का लिखित बयान रिटर्न में एक बताएगा कि उद्घोषणा सबसेक्शन 2 के खंड 1 में निर्दिष्ट तरीके से एक निर्दिष्ट दिन पर विधिवत प्रकाशित की गई थी। निर्णायक साक्ष्य होगा, अंडरलाइन करो उसका क्या होगा, निर्णायक साक्ष्य होगा। निर्णायक साक्ष्य होगा, एक सेकेंड, यस क्या कहा कि जो कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर की है वो कोर्ट बताएगा कि जो प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर दी गई है और सबसेक्शन 2 में जो पॉइंट्स है उसको फॉलो कर दिया गया है, पब्लिश कर दी गई है, तो ये एक कंक्लूसिव प्रूफ होगा, ये इस चीज का एविडेंस होगा कि अनुभाग की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है और उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित की गई थी। तो ये एक एविडेंस होगा जो कोर्ट ने सबसेक्शन 2 में प्रोक्लेमेशन जारी की है। अगर कोर्ट उन रूल्स को सारों को फॉलो, प्रोसीजर को फॉलो कर देता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक एविडेंस माना जाएगा। अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of the subclause 2 shall be conclusively evidence, क्या माना जाएगा, एक conclusive evidence माना जाएगा that the requirements of this section, कि इस सेक्शन की जो रिक्वायरमेंट्स है हैव बीन कंप्लाइड, उनको पूरा कर दिया है विद, एंड दैट द प्रोक्लेमेशन वाज पब्लिश्ड ऑन सच डे, और वो प्रोक्लेमेशन उस दिन पे जारी कर दी थी। तो सबसेक्शन 3 पे आप लिख सकते हो कि वो प्रोक्लेमेशन एक निश्चायक सबूत मानी जाएगी। देन बात करते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 देखो ध्यान से सुनो, अच्छी बात बताता है कि जहां सबसेक्शन 1 के तहत जो पब्लिश प्रोक्लेमेशन है किसी ऐसे अपराध के संबंध में है जिसमें बीएनएस के तहत 10 साल, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की पनिशमेंट है, मतलब जिस आरोपी के अगेंस्ट हम ये प्रोक्लेमेशन जारी कर रहे हैं उसने अपराध कौन सा किया है, बीएनएस में ऐसा अपराध किया है जिसकी पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है या 10 साल है, या जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या जिसकी पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट है, या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत, और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा द्वारा अपेक्षित निर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में विफल रहता है, जिसने बीएनएस में किसी ऐसे अपराध कोई ऐसा अपराध किया है जिसमें पनिशमेंट 10 ईयर एलआई या डेथ पनिशमेंट है, और फिर भी जो उसको टाइम पीरियड दिया है वो टाइम पीरियड में नहीं आता, फेलियर रहता है, तो कोर्ट ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझे उसे घोषित अपराधी डिक्लेयर कर देगा। क्या करेगा, जब कोर्ट ने प्रॉपर जो भी इंक्वायरी करनी है वो इंक्वायरी कर ली और वो कोर्ट में नहीं आता, फेलियर रहता है, तो कोर्ट उसे क्या करेगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देगा। वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 in respect of a person accused of an offense which is made punishable with imprisonment of 10 year or more और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विद डेथ, जो बीएनएस में इनमें कोई अपराध किया है, और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर, और वो व्यक्ति हाजिर होने में फेलियर रहता है एट द स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम, उस टाइम और प्लेस पे रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन, जो उद्घोषणा में रिक्वायर्ड थी, द कोर्ट में, देन कोर्ट क्या करेगा, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के बाद एज इट इज थिंग्स फिट प्रनाउंस हिम, क्या करेगा, घोषणा जारी करेगा कि वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उद्घोषित अपराधी, और उद्घोषित अपराधी का मतलब एक भागा हुआ या फरार व्यक्ति है, दैट मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ दैट इफेक्ट, तो फिर उस डिक्लेरेशन का ये इफेक्ट रहेगा कि वो एक क्या माना जाएगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या उद्घोषित अपराधी माना जाएगा। देन सबसेक्शन 5 कहता है कि सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 के प्रावधान
सबसेक्शन 4 के तहत न्यायालय द्वारा की गई घोषणा पर लागू होंगे, जैसे वे सबसेक्शन 1 के तहत प्रकाशित उद्घोषणा पर लागू होते हैं। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 shall apply to a declaration made by the court under subsection 4 as the apply to the proclamation published under subsection 1। तो सबसेक्शन 2 और 3 के प्रोविजंस जो थे सबसेक्शन 4 पर एप्लीकेबल होते हैं। तो ये टोटल सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 5 तक हमारा बहुत अच्छा मेंस का क्वेश्चन बनता है। सारे सबसेक्शंस आपको एज इट इज याद होने चाहिए, जो चीजें शॉर्ट में बता रही हूँ वैसे भी आप उनको पढ़ना। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 85। 85 कहता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की कुर्की करेंगे ऑफ पर्सन, किस व्यक्ति की, जो एब्सकॉन्डिंग है, जो भागा हुआ है, जो फरार व्यक्ति है। अब हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी की कुर्की करेंगे। इस सेक्शन से अंदर जो सबसेक्शंस हम पढ़ते हैं उसमें एक क्वेश्चन ये भी मेंस का निकलता है कि अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की करते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से कर सकते हैं। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की करनी है तो क्या प्रोसीजर होगा। दोनों का छोटा छोटा 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। तो सबसेक्शन 1 कहता है कि जब 84 के तहत उद्घोषणा जारी करने वाला कोर्ट, अभी हम 84 पढ़ के आए हैं जो रिटन में प्रोक्लेमेशन जारी की है, प्रोक्लेमेशन जारी करने वाला कोर्ट उद्घोषणा जारी होने के बाद किसी भी समय लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से किसी भी संपत्ति, अब प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, जंगम भी हो सकती है, स्थावर भी हो सकती है, या दोनों की कुर्की का आदेश दे सकता है। कि जब 84 में कोर्ट ने जो प्रोक्लेमेशन जारी की है तब उसके बाद कोर्ट किसी भी टाइम उस पर्सन की, जो कौन सा पर्सन है, फरार व्यक्ति है, उद्घोषित अपराधी है, उसकी प्रॉपर्टी की कुर्की का आदेश दे सकता है। अब ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको हम इजी, आसान तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो भूमि से जुड़ी हुई होती है, अटैच टू अर्थ होती है, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकते। The court issuing a proclamation under section 84 may, for reason to be recorded in writing at any time after the issue of the proclamation, order the attachment of any property, movable or immovable or both, belonging to the proclamation person। तो क्या किया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है। लेकिन अब ये जो प्रॉपर्टी कुर्क करने का कोर्ट ऑर्डर दे रहा है तब देगा जब परंतुक की शर्तों, जब जो परंतुक में जो बात बताई है, प्रोविजंस में जो बात बताई है प्रोवाइडेड में, अगर उन शर्तों को, उन बातों को देखते हुए कोर्ट को लगता है तभी कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर देगा। लेकिन जहां उद्घोषणा जारी करने के समय न्यायालय हलफनामा या शपथ पत्र, दोनों एक ही बात है, कोर्ट शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा संतुष्ट हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा जारी की जानी है, कि जब कोर्ट को ये विश्वास करने का कारण हो जाता है, शपथ पत्र देखने के बाद ये विश्वास हो जाता है कि वो व्यक्ति क्या करने वाला है, देखो अपनी पूरी प्रॉपर्टी या उसके किसी हिस्से का निपटान करने वाला है। उसको पता चल गया कि मेरी प्रॉपर्टी कुर्क हो सकती है, तो फटाफट वो क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश कर रहा है, या अपनी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी हिस्से को न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार से हटाने वाला है, उस एरिया में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको हटाने वाला है। यह उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, पूरी प्रॉपर्टी को बेचने वाला है, या उस जहां पे वो कोर्ट है उसके लोकल एरिया में अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को वो हटाने वाला है। अगर कोर्ट को ये चीजें दिखती है तभी कोर्ट क्या करेगा, सबसेक्शन 1 में ऐसी प्रॉपर्टी को कुर्क करने का ऑर्डर देगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं कि प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाते हैं किस चीज से, बाय एफिडेविट, शपथ पत्र पर, और अदरवाइज दैट द पर्सन इज रिलेशन टू हुम द प्रोक्लेमेशन टू बी इशूड। प्रोक्लेमेशन इसलिए जारी करनी चाहिए क्यों कि इज अबाउट टू डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी को, कंप्लीट को या किसी हिस्से को डिस्पोज करने वाला है, सेल करने वाला है, हटाने वाला है। is about to remove the whole or any part of
from the local jurisdiction of the court if may order the attachment of property साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन, तब कोर्ट क्या करेगा, इस तरीके की प्रोक्लेमेशन जारी कर सकता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी को कुर्क करने का ऑर्डर कब देगा, जब ये दोनों पॉइंट्स आपको पता है। देन बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसा आदेश उस जिले के भीतर ऐसे व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की को अधिकृत करेगा जिसमें वह बनाया गया है, और यह ऐसे जिले के बिना ऐसे व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की को अधिकृत करेगा जब डीएम द्वारा इसका समर्थन किया जाएगा जिसके जिले में वह संपत्ति स्थित है। अगर जो कोर्ट जिस एरिया में रहता है, जिस लोकल ज्यूरिसडिक्शन में रहता है, उसी एरिया की प्रॉपर्टी है तो कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर दे देगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी किसी आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन में है तो वहां उस एरिया के डीएम से पूछना पड़ेगा, उस डीएम को बताना पड़ेगा। सच ऑर्डर shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed the district magistrate within whose district such property is situated। अगर दूसरे एरिया में कोई प्रॉपर्टी है तो उस दूसरे एरिया के डीएम से हमें क्या करना पड़ेगा, ऑथोराइज करवाना पड़ेगा। देन बात करते हैं सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 दोनों को मिला के एक मेंस का अलग से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना। यदि कुर्क करने का आदेश दिया गया और वो संपत्ति या तो ऋण या चल संपत्ति है, तो सबसेक्शन 3 में आप हेडिंग लगा सकते हो चल संपत्ति की कुर्की या अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जब कोर्ट ने जो कुर्की का ऑर्डर दिया है और वो प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इस धारा के तहत कुर्की की जाएगी। किन तरीकों से की जाएगी, जो यहाँ पे हमें 4 तरीके बताए हैं, उन तरीकों में से किसी में से भी एक या किसी में से भी 2 से की जा सकती है। या तो जब्ती द्वारा क्या किया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी को, एक रिसीवर की नियुक्ति द्वारा हम एक रिसीवर पर्सन को अपॉइंट कर लेंगे, या रिटर्न ऑर्डर द्वारा घोषित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी भी ऐसी संपत्ति की डिलीवरी पर रोक लगा दिया जाएगा। ये ऐसे सभी या किन्हीं तरीकों में से जैसा न्यायालय उचित समझे। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की करनी है तो 4 तरीके, सीज करके, रिसीवर अपॉइंट करके, रिटर्न में ऑर्डर देके, या इनमें से किसी भी 2 तरीकों को फॉलो करके हम मूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकते हैं। If the property ordered to be attachment is a debt or any movable property, the attachment under this section shall be कौन सा, सीज करके, सीजर द्वारा, by seizure, by the appointment of a receiver, receiver की अपॉइंटमेंट करके, by an order in writing prohibiting the delivery of such property, उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी को रोक के जिसका रिटर्न में ऑर्डर दिया जाएगा, to the proclaimed person to anyone on his behalf, or by all or any two of such method as the court thinks fit। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की कुर्की करनी है तो 4 तरीकों से हम कुर्क कर सकते हैं। अब देखो सबसेक्शन 4। अब ये सबसेक्शन 4 हमें बताता है कि जो कोर्ट ने कुर्की का ऑर्डर दिया है वो कुर्की क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की करनी है, अचल संपत्ति की या स्थावर संपत्ति की करनी है। यदि कुर्की करने का आदेश दिया गया, संपत्ति अचल है, तो इस धारा के तहत कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि के मामले में या उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें भूमि स्थित है, और अन्य सभी मामलों में। तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करना है तो किसके माध्यम से करेंगे, कलेक्टर के माध्यम से करेंगे यदि उस प्रॉपर्टी में कोई रिवेन्यू बकाया है तो। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज मूवेबल, the attachment under this section shall in the case of land paying revenue to the state government be made through the collector of the district which the land is situate and all other cases। अब किस तरीके से की जाएगी वो देख लो। पहला, कब्जा लेकर,
अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस व्यक्ति का वहां पे अगर किसी का कब्जा है तो उसको हटा देंगे और कब्जा अपने अंडर ले लेंगे, या एक रिसीवर की अपॉइंटमेंट करके रिसीवर को नियुक्त करके फिर रिसीवर ही वो सारे काम करेगा। देन घोषित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी को संपत्ति की डिलीवरी पर किराए के भुगतान पर रोक लगाने वाली लिखित आदेश द्वारा एक रिटर्न में ऑर्डर दे देंगे कि अगर कोई प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जा रहा है या उसमें कोई रेंट दिया जा रहा है तो वो रेंट रोक दिया जाएगा और वो रेंट क्या किया जाएगा, हम अपने अंडर ले लेंगे। या ऐसे सभी या किन्हीं दो तरीकों से जैसा न्यायालय उचित समझे, तो इनमें से किसी भी एक के द्वारा या इनमें से किसी भी दो के द्वारा जैसा कोर्ट ऑर्डर दे उस तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम कुर्क कर सकते हैं। इंग्लिश में तो कैसे तरीके से किया जाएगा, तो चार तरीके इसमें भी याद रखने हैं। बाय टेकिंग पोजेशन, कब्जा लेकर कर सकते हैं। बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर की नियुक्ति करके कर सकते हैं। बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट, अगर उस प्रॉपर्टी से कोई रेंट जा रहा है तो उस रेंट को रोक दिया जाएगा कि उस पर्सन तक रेंट नहीं पहुंचाना। ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेमेशन पर्सन टू एनीवन ऑन हिज बिहाफ, और बाय ऑल और एनी टू सच मेथड एज द कोर्ट में थिंक्स फिट, तो इनमें से किसी भी दो तरीके से भी कोर्ट क्या करवा सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क करवा सकता है। तो चार चीजें जब मूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क करनी है, चार ही चीजें हमें बताता है जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क करनी है। अब चेंजेस क्या है, पहले वाले पॉइंट में हम क्या कर रहे थे, सीज करके कर रहे थे, और इमूवेबल में क्या कर रहे हैं, हम कब्जा लेकर कर रहे हैं। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो अगर कोई प्रॉपर्टी से रेंट जा रहा है तो उसको रोक के, जबकि मूवेबल प्रॉपर्टी में रेंट वाला कोई सीन नहीं था। तो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 से अपना एक मेंस का क्वेश्चन बनता है। जो जो चीजें बता रही हूँ बेरेक्ट से पढ़ रही हो तो हाईलाइट करते जाओ, साथ के साथ नोट्स में लिखते जाओ, तभी आपके नोट्स कंप्लीट होंगे। देन बात करते हैं सबसेक्शन 5, यदि कुर्क करने का आदेश दिया गई संपत्ति में पशुधन से बनी है या खराब होने वाली है तो न्यायालय यदि वे समीचीन समझता है तो तत्काल सेल का ऑर्डर दे सकता है, और ऐसे मामले में बिक्री की जाएगी और उसकी आय का पालन, जो आएगा उससे इनकम जैसा कोर्ट बताएगा वैसे जमा किया जाएगा। तो अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो खराब होने लायक है तो फिर क्या करेंगे, उस संपत्ति को हम बेच देंगे, उससे जो भी पैसा मिलेगा हम उसको कोर्ट में जमा करवा देंगे। कि इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच कंसिस्ट ऑफ लाइवस्टॉक और इज द पेरिशेबल नेचर, मतलब खराब होने लायक है, देन द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट इट एक्सपीडिएंट ऑर्डर इमीडिएट सेल देयरफॉर एंड इन सच केस द प्रोसीड्स द सेल शैल अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जैसा कोर्ट बताए फिर उससे जो भी इनकम आई होगी हम उसके अकॉर्डिंग उसको कोर्ट में जमा करवा देंगे। देन बात करते हैं सबसेक्शन 6, इस धारा के तहत नियुक्त रिसीवर की शक्तियां कर्तव्य दायित्व सीपीसी के तहत रिसीवर के समान होंगे। कि द पावर ड्यूटीज लायबिलिटीज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी सेम एज दोज अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, मतलब कि रिसीवर के जो प्रोविजन, जैसे रिसीवर के बारे में हम पढ़ते हैं ऑर्डर 40 में, तो उस ऑर्डर 40 को जो वहां हम सीपीसी में पढ़ते हैं वही सारे प्रोविजन यहीं पर एप्लीकेबल होंगे। जहां उसकी जो पावर दे रखी है सेम वही रिसीवर की पावर्स भी यहाँ पर फॉलो की जाएगी। तो इसमें सबसेक्शन 6 में लिख सकते हो कि इस धारा के तहत नियुक्त किए गए रिसीवर के पास वही शक्तियां होंगी जो सीपीसी के ऑर्डर 40 में दी गई है। तो ये टोटल सबसेक्शन 6, टोटल इस सेक्शन में हम जो सबसेक्शन 6 पढ़ते हैं, लास्ट वाले में हमने सबसेक्शन 5 पढ़े, तो ये दोनों सेक्शन मिला के भी मेंस का क्वेश्चन आते हैं, दोनों सेक्शन अलग अलग भी मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, अंदर से भी इसका मेंस का पार्ट बनता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इसी प्रोक्लेमेशन के 2-3 सेक्शंस को और आगे कवर करते हुए उसके बाद इस पार्ट को हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर नंबर 7 पे। तो ये वीडियो से जो भी आपने कुछ सीखा, कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। प्लस अगर आप एमडी लो क्लासेस के अभी तक मेंबर नहीं बने हो तो मेंबर फटाफट बन जाओ। वहां पे हमने 12-13 पार्ट्स एमसीक्यूज के बीएनएस के अपलोड कर दिए हैं। 59 रुपीज की मेंबरशिप है, फटाफट ले लो, और वीक में 2 या 3 क्लासेस उसकी आती है। 400 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन करो, ओनली 59 रुपीज की है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी आज के लिए धन्यवाद।